आज के मुख्य समाचार। बैनमोर वार्ड में भूस्खलन से मची तबाही। राजीव गांधी की 81वीं जयंती आज। प्रभावित इलाकों में बदले जाएंगे पुलों के स्थान। वायरल बुखार में दी जा रही एंटीबायोटिक दवा का सैंपल फेल। भोगरनी प्राथमिक स्कूल 13 वर्षों से एक कमरे में चलने को मजबूर। विधानसभा में तीसरे दिन भाजपा का वॉकआउट। राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि। विपक्ष के वॉकआउट पर सीएम सुक्खू का पलटवार। विधानसभा परिसर ने पूरे किए 100 साल। अब समाचार विस्तार से। शिमला शहर के बैनमोर वार्ड स्थित राजभवन क्षेत्र में सोमवार देर रात हुए भारी भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भूस्खलन के चलते मुख्य सड़क पूरी तरह बंद हो गई है, जिससे क्षेत्र में आवाजाही प्रभावित हुई है। इस क्षेत्र में स्थित कई आवासों पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने इन घरों को खाली करवाना शुरू कर दिया है। मंगलवार सुबह महापौर सुरेंद्र चौहान नगर निगम और जिला प्रशासन की टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और राहत व पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौके पर पहुंचे। साथ ही उन्होंने भूस्खलन से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्थिति पर काबू पाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस क्षेत्र में स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रशासन की ओर से इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बारिश के कारण नुकसान पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। आज शिमला के अंतर्गत भी यहाँ रामचंद्र चौक के पास एक डंगा जो बताया जा रहा है कि 1 साल पहले लगाया गया था, वो भी पूरी तरह से टूट गया है। उसके साथ ऊपर से पेड़ आ गए हैं। ऊपर वाले जो सड़क से ऊपर रहते हैं लोग, उनको भी खतरा हो गया है। सड़क से नीचे जो लोग हैं उनको भी बहुत बड़ा खतरा है और चिंता का विषय है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी, कॉरपोरेशन के और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हमारे कर्मचारी अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर सप्लाई भी रात को अवरुद्ध रही, बंद रही। लेकिन आज मौसम थोड़ा ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी सारा रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन ये नुकसान कहीं भी पूरे प्रदेश भर में अब बारिश के कारण हो रहा है। इसके बारे में सरकार को भी निश्चित रूप से जो तैयारी की दृष्टि से जो कुछ चीजें करने की आवश्यकता है वो करनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती के अवसर पर आज राजधानी शिमला में कांग्रेस पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखी और सूचना प्रौद्योगिकी, पंचायती राज, शिक्षा और युवाओं की सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का विजन आज भी देश को मार्गदर्शन देता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राजीव गांधी युवाओं के प्रतीक थे और उन्होंने हमेशा देश के भविष्य की चिंता की और आज उनके आदर्शों और सोच को आगे ले जाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के अन्य नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया। राजीव गांधी जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और एक नई सोच विकसित करके हो गए। एक समय अमेरिका ने जब सुपर कंप्यूटर देने से मना किया, उस समय राजीव गांधी जी की सोच ने ये ठान लिया था कि 21वीं शताब्दी आईटी इंडस्ट्रीज के रूप में भारत की होगी और उस सोच का फ़ायदा आज हिंदुस्तान के लोगों को हो रहा है और आईटी में हमारा पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। वो समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाएंगे। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, उस समय महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलता था और महिलाएं घर के चौखट के बाहर नहीं आती थी। किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन आया
उन्होंने कानूनी संवैधानिक अधिकार महिलाओं को दिया। पंचायती राज संस्थाओं में 33% का आरक्षण किया और नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम में भी 33% का आरक्षण किया। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 50% का आरक्षण हुआ। और आपने देखा जब कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी को सोच को बढ़ाते हुए राज्यसभा में, विधानसभा और लोकसभा में 50% आरक्षण का बिल पास किया। और मुझे खुशी है कि राजीव गांधी जी की सोच के अनुसार आने वाले समय में विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने जा रहा है। ये सिर्फ राजीव गांधी जी की सोच से था और जो सामाजिक बदलाव उनके द्वारा आया है। आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी को पूरा देश याद कर रहा है, उनके योगदान को, उनके बलिदान को, और जिस तरीके से उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया, उसके लिए राजीव गांधी जी सदा जाने जाएंगे। हमें उनको आज नमन करना है। आज उनके प्रति जो श्रद्धांजलि हम देने आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, सबका बहुत बहुत आभार। और हम सदा नए युग में जो बढ़ रहे हैं उसमें राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो उस वक़्त, आज से कितने पूर्व वर्ष, उन्होंने जो सोच रखी थी, आज उस सोच का बेनिफिट भारतवर्ष को भी और ख़ास करके हमारे युवा वर्ग को बहुत मिल रहा है। तो इस पर्व पर आज हम उसको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम के दौरान मरीजों के इलाज में उपयोग की जा रही एक प्रमुख एंटीबायोटिक दवा का सैंपल गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो चुका है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए जिला भर में 6 दवा विक्रेताओं के पास मौजूद इस दवा के स्टॉक को सील करवा दिया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इसका बैच नंबर CB 24056 निर्माण तिथि जुलाई 2024 है। यह दवा हरियाणा की एक फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित की गई है और वर्तमान में डॉक्टरों द्वारा वायरल फीवर में मरीजों को बड़े पैमाने पर लिखी जा रही थी। कुछ दिन पहले बनीखेत स्थित एक निजी दवा विक्रेता की दुकान से इस दवा का सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिया था। सैंपल को प्रयोगशाला में भेजा गया, जहां यह गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पाई। रिपोर्ट मिलते ही विभाग ने तुरंत कार्यवाही करते हुए संबंधित दुकानदार का स्टॉक सील किया और यह पता लगाया कि यह दवा और कौन कौन सी दुकानों पर बेची जा रही है। जांच में सामने आया कि जिले में कुल 6 केमिस्ट के शॉप पर इसे बेचा जा रहा है। विभाग की टीम ने सभी दुकानों पर तबीश देकर बचा हुआ स्टॉक भी जब्त कर लिया। सहायक राज्य दवा नियंत्रक निशांत सरीन ने बताया कि कंपनी को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है और दवा की निर्माण गुणवत्ता रिपोर्ट मांगी गई है। जब तक कंपनी से संतोषजनक जवाब नहीं आता, तब तक यह दवा मार्केट में बेची नहीं जा सकेगी। साथ ही यह जानकारी हरियाणा राज्य के दवा नियंत्रक को भी भेज दी गई है, ताकि वहां भी इस दवा की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। एंटीबायोटिक दवा का सैंपल फेल निकला है, स्टॉक को सील कर दिया गया है, कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। जवाब आने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। इस मामले ने दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज तीसरे दिन सदन का माहौल उस समय गर्मा गया जब विपक्ष ने नौकरियों के आवंटन को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए जोरदार हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन के बाहर आकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार जॉब ट्रेनिंग भर्ती के नाम पर प्रदेश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवाओं को केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। सदन के भीतर हंगामे के दौरान भाजपा विधायकों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और 1 लाख नौकरियों की व्यवस्था करो जैसे नारे लगाए। इसके बाद वे सदन से वॉकआउट कर गए। जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित है, भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है और हजारों की संख्या में शिक्षित युवा बेरोजगारी से पीड़ित है। उन्होंने मांग की है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाए और जल्द से जल्द स्थायी पदों पर नियुक्तियां सुनिश्चित करे। माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य विपिन सिंह परमार जी और सतपाल सत्ती जी की ओर से लगा था, वो हिमाचल प्रदेश में कितनी पोस्टें क्रिएट की, कितनी नौकरियां आपने दी, उन सारे बात की जानकारी लेने के लिए प्रश्न किया गया। और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ
कि जब मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए उठे तो जवाब देने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि गारंटियां झूठ दे रखी थी। जो गारंटी उन्हें दी थी 5 साल में 5 लाख नौकरियां, 1 साल में 1 लाख नौकरियां, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी, पक्की नौकरियां, पेंशन वाली नौकरियां, ये बात कही थी। जब आज प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो आंकड़े गिना करके वो प्रयास कर रहे थे कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि 31 जुलाई 2024 को विधानसभा के एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था 34,980 नौकरियां, और 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री भाषण देते हैं सरका घाट में कि हमने हिमाचल प्रदेश में 23,191 नौकरियां दी। 11,000 नौकरियों का फर्क है। एक साल बीतने के बाद ये नौकरियां बढ़नी चाहिए थी और ये 11,000 के करीब कम हो गई है। इसका मतलब है कि आप झूठ विधानसभा के अंदर भी बोलते हैं, आप झूठ विधानसभा के बाहर भी बोलते हैं। इस आंकड़े से साबित हुआ है। और जब सारी बात को लेकर के हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने अपनी सरकार के दौरान कितनी पोस्टें क्रिएट की और उसके कितनी पोस्टें उसमें से भरी, वो जवाब भी, उसमें भी कंफ्यूजन, क्योंकि अधिकांश लगभग 5,000 पोस्टें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो है क्रिएट की गई बजट प्रोविजन के साथ, और उनका सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ। और ऐसी सूरत में अभी तक हिमाचल प्रदेश में सही बात यह है कि 2.5 साल के पौने 3 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी की सरकार का हो रहा है, और पौने 3 साल के कार्यकाल में किसी भी बेरोजगार को नौकरियां नहीं मिली। अब नौकरियां उनको भी गिना रहे हैं जो अपने खर्चे पर विदेश गए हैं, दुबई गए हैं, वहां मजदूरी कर रहे हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने खाते में गिनी। आज से पहले कभी नहीं सोचा, कभी नहीं हमने किसी ने नहीं सुना कि विदेश गए हुए हिमाचल के लोग चाहे किसी भी देश में गए हैं, वहां वो किस हालात में हैं, किस तरह की नौकरी करते हैं, उनको जो है प्रदेश सरकार अपने खाते में गिने। धन्य हो इस सारी बात को लेकर के। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ड्राइंग मास्टर की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई। जो पोस्टें हमारी गवर्नमेंट के दौरान क्रिएट हुई थी, पोस्टें क्रिएट होने के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ। 2.5 साल तक नौकरियों का रिजल्ट नहीं निकाला गया। आखिरकार हाई कोर्ट के आदेश पर रिजल्ट निकाला गया और मुख्यमंत्री ने सभी को पीटर हॉफ बुला करके उनको नियुक्ति पत्र वहां पर दिए, श्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और अभी जो हाल ही में जो एक नया फैसला लिया है जॉब ट्रेनिंग का, जॉब ट्रेनिंग होगी, जॉब ट्रेनिंग की पॉलिसी लाई जा रही है और उसके बारे में फैसला लिया गया है। और 2 साल तक कोई कर्मचारी नौकरी पर लगता है, 2 साल के बाद दोबारा उसका टेस्ट होगा, टेस्ट में क्वालिफाई होगा, उसके बाद उसको नौकरी दी जाएगी। अभी शायद उस बात को लेकर के विचार चल रहा है, पुनः विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे भद्दा मजाक कोई और नहीं हो सकता। हर साल प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में अब सरकार ने पुलों के निर्माण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राज्य में बीते 3 वर्षों से लगातार बारिश और बाढ़ जैसी आपदाओं के कारण सैकड़ों पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनमें इस वर्ष भी 16 पुल पूरी तरह ढह गए हैं। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि अब ऐसे पुलों को उसी स्थान पर दोबारा नहीं बनाया जाएगा। इन पुलों को अब ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा जहाँ नदी और नालों के उफान का भी प्रभाव न पहुँचे। साथ ही नए पुलों के निर्माण से पहले जियोलॉजिकल सर्वे अनिवार्य किया जाएगा ताकि जमीन की मजबूती और सुरक्षित लोकेशन का निर्धारण किया जा सके। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में पुलों की स्थिति का गहन निरीक्षण किया जाए,
जो पुल मरम्मत योग्य है उन्हें जल्द दुरुस्त किया जाए और जो पुल अब उपयोग योग्य नहीं है उनके लिए नए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। बारिश और बाढ़ की वजह से लोक निर्माण विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कई जिला मुख्यालयों का संपर्क कर चुका है। कुल्लू, मंडी और शिमला के सुन्नी क्षेत्र में ऐसे कई पुल है जो हर वर्ष बरसात में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सुन्नी में पुल टूट जाने के कारण लोगों को वाया तत्तापानी होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, जबकि तत्तापानी का पुल भी अब खतरे की जद में है और वहां वाहनों की आवाजाही को भी रोक दिया गया है। जब तक स्थायी पुलों का निर्माण नहीं हो जाता, सरकार इन स्थानों पर वैली ब्रिज स्थापित करेगी ताकि आवागमन बना रहे और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह निर्णय जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हम अब मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुरक्षित और स्थायी निर्माण ही अब हमारी प्राथमिकता है। यह वाक्य विक्रमादित्य सिंह ने कहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों, पूर्व पीसीसी सदस्यों, अग्रणी संगठनों के प्रतिनिधियों, शिमला नगर निगम के पार्षदों, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर प्रदेश मामलों के सह प्रभारी विदित चौधरी ने राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें बड़ी सोच और तकनीकी कौशल से युक्त एक दूरदर्शी नेता बताया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ही वह नेता थे जिन्होंने कंप्यूटर को भारत में लाकर एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने आगे कहा कि आज भारत जिस डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है, उसकी नींव राजीव गांधी ने अपने साहसिक निर्णयों और नवाचारों के जरिए रखी थी। आज उनके चरणों में सत नमन करता हूँ और हम राजीव जी को आज आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में जानते हैं। सिर्फ राजीव जी को आधुनिक भारत के शिल्पकार के रूप में जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके दिखाए हुए और उनके बताए हुए रास्तों पर करुणा, दया, प्रेरणा के रास्ते पर चलते हुए आज हम जागरूक प्रेस के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार माननीय राजीव गांधी जी। कंप्यूटर क्रांति का संचार देश के अंदर किसी एक युवा नेता की सोच थी, वो राजीव गांधी। पंचायतों का आरक्षण देने का कार्य और पंचायतों को सशक्त करने का कार्य कि यदि किसी की सोच थी वो माननीय राजीव गांधी जी और उन्हीं के बताए हुए रास्ते को आगे चलते हुए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने भारत के लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रियंका गांधी जी ने जब वो सक्रिय राजनीति में आई तो उनका पहला नारा है महिलाओं के लिए आधी आबादी पूरा हक। हम 30% पर सीमित नहीं है। जब देश के अंदर महिलाओं की आधी आबादी है तो हमको पूरा हक चाहिए हर एक चीज़ में। नौकरियों में महिलाओं को पूरा हक चाहिए, रोजगार में महिलाओं को पूरा। राजनीति प्रियंका गांधी जी की राहुल गांधी, आज हम उनकी जन्म जयंती पर उनको सत नमन करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा जॉब ट्रेनी भर्ती मुद्दे को लेकर किए गए वॉकआउट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़ा जवाब दिया है। पत्रकारों से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि विपक्ष का वॉकआउट करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है। वे सुनना ही नहीं चाहते हैं, उनकी मंशा सिर्फ हंगामा करना है। जॉब ट्रेनी भर्ती को लेकर उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम राज्य के युवाओं को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दे रहे हैं। यह केवल भर्ती नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की नीति भी है। सीएम ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा के कार्यकाल के दौरान एक भी पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक और अन्य भर्ती घोटालों की शुरुआत उन्हीं के शासन में हुई है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि भाजपा अब 5 गुटों में बढ़ चुकी है और इसी वजह से वे सकारात्मक चर्चा से बच रहे हैं। ना तो वो अपनी पार्टी को संभाल पा रहे हैं, सप्लीमेंट्री का सवाल पूछने के लिए भी बार बार हाथ उठा रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने बार बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय
नौकरियां बिकती रही। कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर लीक किए गए, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ। हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग किया और नया बोर्ड राज्याचार्य नियोग बनाया। उससे पहले भर्तियां कैसे हुई? हमसे सवाल पूछा कि 23,000 जो भर्तियां उसका जवाब दो, और 23,000 भर्तियों का हम उनको जवाब दे रहे कि 3,000 लोग जो हैं वो बैच वाइज टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल और वो भरा जा चुका है। 1700 के करीब जेबीटी के बैच वाइज भरे जा चुके हैं। राज्याचार्य नियोग से 31 अगस्त में 982 टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल को भरने की प्रक्रिया शुरू है। 600 जेबीटी के भरने की प्रक्रिया शुरू है और 5,000 पंप ऑपरेटर लग चुके हैं। 2000 बार मैं कह रहा था पेन दे के लिखो, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी, वो बात सुनना नहीं चाहते थे। तकरीबन हमारी सरकार बनने के बाद हमने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि वो जो पूछना चाह रहे थे उनकी मंशा कुछ और थी। जब हमने जॉब ट्रेनिंग की बात का आंसर दिया कि जॉब ट्रेनिंग सिर्फ नाम मात्र बदलना है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह जॉब ट्रेनिंग है, जो भी जॉब ट्रेनिंग राज्याचार्य नियोग के माध्यम से लगेगा जिसके द्वारा नौकरी मिली जाएगी वो 2 साल में पक्का हो जाएगा। उस बात को भी ये सुनकर तैयार नहीं थे। इसके अलावा जितने भी रोजगार के अवसर वो हमारे घोषणा पत्र पर चले जा रहे थे, क्योंकि उनको वॉकआउट करके ये दिखाना था खड़े नहीं है। जो कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक भर्ती हुए हैं उनके जरूर साथी होंगे। मैंने जब कहा कि मोदी जी ने भी 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, हमने तो रोजगार देने की बात की है, सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने की बात की है। उन रोजगार में जितने भारतीय और प्रोफेशनल जो कोर्सेज है उसमें नियुक्तियां हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का वॉकआउट इस बात को बतलाता है कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को खतरा कहीं ना कहीं पैदा होता था। विक्रम ठाकुर जी, सतपाल सत्ती जी, सब नेता अपना हाथ खड़ा करके अपनी बात कहना चाहते हैं। अरे भी आपने जयराम जी को विपक्ष का नेता चुना है, अगर वो हाथ खड़ा करते तो और विधायकों को हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन लगता है कि 5 गुटों में जो भाजपा बटी है वो सुनना ही नहीं चाहती है, लेकिन हम उनको सुनाने का पूरा मौका देंगे। इसलिए सबसे लंबा चौथा ऐतिहासिक सेशन हमने किया। 5 साल में उनकी सरकार में तो भर्तियां हुई नहीं, उनके समय तो पेपर लीक हुए हैं। उनके समय पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में जो उनके समय के लोग हैं हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, जेल की सलाखों के पीछे भेजा। अगर उनकी भर्तियों की बात की कि हमारे समय की सैंक्शन पोस्टें हैं, अब अतीत में अगर जीना है कि हमारे समय की है वो गलत बात है। अभी हमने 200 मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्तियां कर दी, कारगर निकलने वाली भर्ती स्वीकृति कर दी है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली। नौकरी ही नौकरी, ये तो है जो सरकारी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से नौकरियां मिली जा रही है, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरियां मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल सरकार के विकास के दावे उस समय खोखले साबित हो रहे हैं जब राजधानी से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित प्राथमिक पाठशाला भोगरनी बीते 13 वर्षों से एक ही कमरे में संचालित हो रही है। यहाँ 5 कक्षाएं, कार्यालय और भोजन की रसोई एक ही कमरे में चल रही है। यह स्कूल वर्ष 2012 में तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोली गई थी। प्रारंभ में स्थानीय समाज सेवी गुरमीत सिंह ने 5 वर्षों तक निःशुल्क कमरा, बिजली और पानी की व्यवस्था की। इसके बाद पिछले 7 वर्षों से भोगरनी सीएमपी सोसाइटी ने बिना किराए के एक कमरा उपलब्ध करवाया, जहां आज भी स्कूल चल रहा है। पिछले वर्ष सोसाइटी ने स्कूल को कमरा खाली करने का नोटिस दे दिया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति निगम से करीब 9.5 बीघा भूमि में से 10 बीसवा भूमि भवन निर्माण के लिए मांगी, लेकिन हाल ही में निगम
अपने असमर्थता जाहिर कर दी, जिससे स्कूल भवन की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। स्कूल प्रभारी बलबीर सिंह चौहान ने बताया कि निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि वह स्कूल भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवा सकता। वर्तमान में स्कूल में करीब 22 बच्चे, 2 शिक्षक, 1 चतुर्श्रेणी कर्मचारी और 1 कैशियर कार्यरत है। एक ही कमरे में न केवल पढ़ाई हो रही है, बल्कि भोजन भी इसी कमरे में परोसा जा रहा है। साफ सफाई, सुरक्षा और बच्चों के विकास की दृष्टि से यह स्थिति चिंताजनक है। स्थानीय सहकारी सोसाइटी के सचिव चरणजीत सिंह ने बताया कि यह कमरा स्कूल को केवल 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से दिया गया था, लेकिन अब सोसाइटी स्थान पर डिपो और कार्यालय स्थापित करना चाहती है, इसीलिए स्कूल को शिफ्ट करने के लिए पहले ही नोटिस भेजा जा चुका है। समाज सेवी गुरमीत सिंह ने बताया कि स्कूल भवन के लिए पूर्व में 6.30 लाख का बजट प्रावधान किया गया था, लेकिन पंचायत क्षेत्र में उपयुक्त भूमि न मिलने के कारण इसका कोई उपयोग नहीं हो पाया। अब जब सिविल सप्लाई विभाग से भी उम्मीद टूट गई, तो स्कूल के बंद होने या शिफ्ट होने का खतरा भी मंडरा रहा है। अब इस मामले के सामने आने से यह पता चलता है कि शहरी सीमा के इतने नजदीक स्थित स्कूल की बदहाली और जमीन न मिल पाने की स्थिति में सरकारी इच्छा शक्ति की कमी साफ नजर आती है। स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता पर स्कूल भवन के लिए जमीन उपलब्ध करवाई जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा और भविष्य सुरक्षित रह सके। हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर शिमला ने आज अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने परिसर में खड़े होकर गहरी प्रसन्नता और गर्व व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह विधानसभा भवन 1925 में बनकर तैयार हुआ था और तब से लेकर आज तक इसने राजनीतिक बदलाव, नीतिगत चर्चाएं और ऐतिहासिक फैसलों को अपने भीतर समेटे रखा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों का यह सफर प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जिस भवन और जिस परिसर में हम यहाँ इकट्ठे हैं, इस परिसर ने, इस भवन ने, इस विधानसभा हॉल ने आज 100 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। तो 20 अगस्त 1925 को बन के तैयार हुआ और उस समय जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ब्रिटिश इंडिया को 9 से 12 प्रोविंसेस में बांटा गया और उन प्रोविंसेस के माध्यम से चुनाव, जो कि चुनाव एक जो था उसमें जो पावर टू वोट थी दैट वाज लिमिटेड, जो मामला देता था 3000 रुपया या जिसका इनकम टैक्स, अब तो हुआ दिल्ली में, लेकिन अशोका का जो निशान है वो लगाया गया। विठल भाई पटेल पहले जो है पार्लियामेंट्री अध्यक्ष व्यवस्था यहाँ से शुरू हुई। इस हॉल में ही महिलाओं को राइट टू वोट करने सदन के सदस्य थे उस समय, उन्होंने ये प्रस्ताव लाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वो प्रस्ताव भी इसी मान्य सदन में यहीं पास हुआ। तो बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स इस सदन से जुड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी महान लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह वगैरह बहुत सारे जो उस समय के प्रमुख राजनेता थे वो इस मान्य सदन के सदस्य भी रहे और उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी इस मान्य सदन के अंदर उन्होंने की है। तो ये सारा भवन जो है इन सब ऐतिहासिक तथ्यों का साक्षी है और इसने 100 वर्ष पूरे किए हैं आज। और जैसा मैंने आज सुबह जब सत्र का संचालन हुआ तो मैंने ये कहा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं 14वीं विधानसभा के माननीय सदस्य कि हम सब हमें भी उस हॉल में जो है यहाँ चुनकर आने का मौका मिला, जो एक समय में ऐतिहासिक और जिसके माध्यम से ऐतिहासिक निर्णय यहाँ पर लेकर जो है समाज में लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनको स्थापित किया।